एयर कंडीशनर सिस्टम में चाहे स्प्लिट हो या फिर विंडो हो, अगर उसका सक्शन और उसका डिस्चार्ज, लिक्विड लाइन और सक्शन लाइन दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर अगर सेम हो जाए तो उसमें क्या फ़ाल्ट हो सकता है। क्योंकि ना उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों सेम नहीं होता है। लिक्विड लाइन का प्रेशर जो है वो हाई होता है और सक्शन लाइन का प्रेशर लो होता है। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो लिक्विड लाइन का टेम्परेचर हाई होता है, ज़्यादा होता है, और सक्शन लाइन का टेम्परेचर कम होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लिक्विड लाइन जो होता है वो नॉर्मल होता है, वो ठंडा नहीं होता है, नॉर्मल होता है। कभी कभी तो बड़े सिस्टम में देखा जाए तो हीट होता है वो, क्योंकि वो हाई प्रेशर है। और लो प्रेशर जो होता है सक्शन लाइन, जो मोटा पाइप होता है वो सक्शन लाइन वो लो प्रेशर होता है, उसका टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि वो पाइप बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि वहाँ से रिटर्न आता है वापस, और डिस्चार्ज लाइन से, लिक्विड लाइन से वहाँ से प्रेशर हाई प्रेशर में जाता है, इसलिए वहाँ पर हीटिंग होती है और लो प्रेशर में ठंडक होती है। तो अगर ये सेम हो जाए तो उसमें क्या फ़ाल्ट हो सकता है? फ़ाल्ट है, ये फ़ाल्ट है। इसलिए किसी ने, हमारे एक दोस्त ने पूछा है कि अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए तो क्या फ़ाल्ट होगा उसमें। क्योंकि टेक्नीशियन जो है उनको पता है कि टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम हो जाए तो फ़ाल्ट होता है इसमें। अब क्या क्या फ़ाल्ट होता है, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं इसमें, आज इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे सिलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो टॉपिक की बात करते हैं कि अगर टेम्परेचर सेम हो जाए, टेम्परेचर सेम हो जाए मतलब इसे भी बारीकी से मैं समझाने की कोशिश करूँगा ताकि जो नए लोग हैं उनके भी समझ में आ जाए, इसलिए मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये प्रेशर और टेम्परेचर को इतनी बारीकी में लेकर के जाऊंगा मैं ताकि दिमाग में पूरे आपके मेमोरी में बैठ जाए ये बात। अब होता क्या है उसमें, सिस्टम नॉर्मली जो चलता है वो, पहले नॉर्मली की बात कर लेते हैं। नॉर्मली अगर मानिए कि R22 रेफ्रिजरेंट है उसमें, या फिर R32 हो या फिर R410 हो, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, एक सपोज दैट मैं एक रेफ्रिजरेंट लेकर के चलता हूँ, R22 रेफ्रिजरेंट है सिस्टम में। उसका प्रेशर क्या होता है, रनिंग प्रेशर, यानी कि सिस्टम चल रहा हो, नॉर्मली कूलिंग कर रहा हो, तो उसका सक्शन प्रेशर जो होता है उसका 60 से 65 PSI होता है। 60 से 70 भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो तो 70 भी हो सकता है। 60 से नीचे नहीं होगा, लेकिन 60 से ऊपर ही होगा, 65-70 हो सकता है। तो 60 से 65 PSI उसका सक्शन प्रेशर होता है। डिस्चार्ज प्रेशर उसका 350 से 250 से 350 PSI के बीच में उसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है, हाई प्रेशर जो कहते हैं। तो अगर मानिए कि ये दोनों प्रेशर सेम हो जाए तो क्या होगा। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो जैसे सपोज दैट अब एक्चुअल टेम्परेचर क्या होगा उस समय सिस्टम जब चल रहा होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे कि अगर मानिए कि 6 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडक है, इसलिए 6 डिग्री सेंटीग्रेड सक्शन लाइन है, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड डिस्चार्ज लाइन है, क्योंकि वो हाई प्रेशर है, वहाँ पर नॉर्मल है, बिल्कुल गर्म थोड़ा थोड़ा हो सकता है लेकिन ठंडा नहीं होगा, ठंडा नहीं होता डिस्चार्ज लाइन। तो इस तरह से है, इतना डिफरेंस है। अगर दोनों सेम हो जाए, जैसे कि मानिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए दोनों का टेम्परेचर, यानी कि डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, डिस्चार्ज जो लिक्विड लाइन है वहाँ से लिक्विड लाइन नहीं जा रहा है, और सक्शन लाइन जो है, सक्शन लाइन उसे खींचना चाहिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आना चाहिए, माइनस में जाना चाहिए, लेकिन माइनस में नहीं जा रहा है, वो भी उसी के बराबर में है जो लिक्विड लाइन का टेम्परेचर है। मतलब इसको समझिए अब कि सक्शन नहीं खींच रहा है। सक्शन अगर खींचेगा तो जाहिर सी बात है कि मोटा पाइप चिल्ड होगा, ठंडा होगा। मोटा पाइप ठंडा नहीं हो रहा है मतलब सक्शन खींच नहीं रहा है। अब सक्शन जब नहीं खींच रहा है तो डिस्चार्ज जो है लिक्विड लाइन कितना फेंकेगा, फेंकते फेंकते जब पूरा
पूरा पाइप भर जाएगा तो वहाँ पर रेफ्रिजरेंट वो फेंकना भी बंद कर देगा और डिस्चार्ज लाइन खींचना भी बंद कर देगा। अब कंप्रेसर के पास जितनी पावर होगी उतना पावर अपना इस्तेमाल करेगा कंप्रेसर, जब तक कि हीट अप होकर के ट्रिप ना हो जाए तब तक वो चलता रहेगा। अब ये सक्शन नहीं खींच रहा है तो मतलब सक्शन खींच रहा है लेकिन वापस से फेंक दे रहा है, मतलब यही होगा। लेकिन नॉर्मली जो कंप्रेसर चलता है ना, वो सक्शन जब खींच लेता है, जो चीज़ खींच लिया, जो रेफ्रिजरेंट जो प्रेशर खींच लिया वो वापस नहीं फेंकेगा, क्योंकि वाल्व उसका बंद हो जाता है, तुरंत खींच करके वाल्व बंद हो जाता है, वापस नहीं फेंकेगा। लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि वापस फेंकने भी लगेगा। तो इसमें क्या फ़ाल्ट, तो अब यहाँ पर एक एक करके हम बात करते हैं कि अगर मानिए कि सक्शन से ऐसा भी होता है कि सक्शन और डिस्चार्ज दोनों लाइन पर आइस जमने लगता है। अगर डिस्चार्ज लाइन पे आइस जमता, लिक्विड लाइन पे आइस जमता, तो हम उसे समझते कि गैस कम है उसमें। सक्शन लाइन पे अगर आइस जमता तो उसे हम मानते कि या तो ब्लोअर हमारा नहीं चल रहा है, या तो आउटडोर का फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है, या फिर कूलिंग कॉइल डस्टी है, फ़िल्टर पूरा डस्ट है उसमें। लेकिन दोनों लाइन पे अगर आइस आ रहा है तो इसमें क्या फ़ाल्ट हो सकता है। दोनों लाइन पे आइस आ रहा है मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, या तो बिल्कुल भी दोनों ठंडा नहीं होगा, या तो दोनों पे आइस आएगा। तो अब अगर दोनों पे आइस आ रहा है तो उसमें क्या फ़ाल्ट हो सकता है, एक एक करके हम जानेंगे। एक तो होता है कि सबसे पहले आप चेक करिए कि आपका एयर कंडीशनर सर्विस हुआ है कि नहीं, मतलब फ़िल्टर कहीं चोक तो नहीं है, फ़िल्टर ब्लॉक तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लोअर ना चल रहा हो, इंडोर का ब्लोअर नहीं चलेगा तो भी ऐसा होगा। अगर आउटडोर का फ़ैन मोटर नहीं चल रहा होगा तो भी ऐसा फ़ाल्ट होगा। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि कैपिलरी अगर चोक होगी, कैपिलरी ब्लॉक होगी तो भी ऐसा होगा। लेकिन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए बिल्कुल, ऐसा तभी होता है जब कंप्रेसर का पंपिंग फेल हो चुका होता है। कंप्रेसर का जब पंपिंग फेल होता है तो उसमें क्या होता है कि सक्शन खींचना चाहिए और खींच करके जो एयर खींच लिया उसे वापस नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन वहाँ पर क्या करता है कंप्रेसर कि वहाँ से भी एयर वापस फेंक देता है। जहाँ से खींचना चाहिए वहाँ से फेंकने, जितना खींचा उसका आधा फेंक दिया, जितना खींचा उसका आधा फेंक दिया, तो फेंक दिया। मतलब कि सक्शन प्रेशर वहाँ पर क्या होगा, अगर मानिए R22 है तो उसका सक्शन प्रेशर कम से कम 120 PSI या फिर 90 PSI या फिर 100 PSI के ऊपर चला जाएगा, जबकि उसका 60 से 70 PSI उसका होना चाहिए। डिस्चार्ज प्रेशर क्या होगा, डिस्चार्ज प्रेशर भी 250 से 350 PSI होना चाहिए, वो भी 150 PSI पे आ जाएगा। डिस्चार्ज प्रेशर क्योंकि डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, लिक्विड लाइन के रास्ते से हाई प्रेशर नहीं फेंक रहा है, इसलिए वो भी लो हो जाएगा, 120 के आसपास में हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और सक्शन प्रेशर भी 60 से 70 PSI से न हो करके बल्कि वो 100 से ऊपर चला जाएगा, 120 PSI, 130, 110 PSI वहाँ तक चला जाएगा। तो फिर समझ लीजिए कि कंप्रेसर आपको चेंज करना ही करना पड़ेगा, उसमें उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर कंप्रेसर का पंपिंग अगर फेल हो जाता है तो कंप्रेसर चेंज करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। आप चाहे कि उसमें कैपिलरी लगा करके या फिर ऐसा, अगर पंपिंग बहुत ज़्यादा फेल है तो फिर चेंज करना ही पड़ेगा। पंपिंग अगर हल्का फुल्का अगर डाउन रहता है तो उसे हम चला सकते हैं। पंपिंग अगर हल्का फुल्का डाउन है आप चेक करिए उसे। अगर वैसे तो रोटरी कंप्रेसर कभी भी 400, 300, 450 PSI दे करके कभी भी रोटरी कंप्रेसर नहीं चेक करना चाहिए। कैसे चेक करना है, अंगूठे से दबा करके। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर आई बटन में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए। छोटा सा वीडियो है 2 मिनट का, उसे देखिए कि किस तरह से पंपिंग चेक किया जाता है रोटरी कंप्रेसर का। नहीं तो आपका कंप्रेसर सही है फिर भी आप पंपिंग चेक करके कंप्रेसर डैमेज कर बैठेंगे। इसलिए रोटरी कंप्रेसर का पंपिंग कभी भी प्रेशर दे करके चेक करिए, लेकिन कितना 100 से 150 PSI, बस उससे ज़्यादा प्रेशर दे करके मत चेक करिए, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। प्रेशर दे करके चेक करिए और देखिए कि क्या वापस फेंक रहा है सक्शन। अगर सक्शन वापस फेंक रहा है, हल्का हल्का फेंक रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि कंप्रेसर आप चला सकते हैं। कैपिलरी चेंज करिए, ड्रायर फिल्टर चेंज करिए, पूरा नया लगाइए। कैपिलरी ऐसा नहीं कि साफ़ करके उसे लगाइए, नया लगाइए बिल्कुल, और नया लगाते समय ब्लॉकेज ना होने पाए।
नहीं तो वहाँ पर भी टेक्नीशियन कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मानिए कि आप कैपिलरी चेंज कर रहे हैं और कैपिलरी चेंज करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, लेकिन आप कैपिलरी चेंज किए और ब्रेजिंग करते समय आपने कैपिलरी का मुंह बंद कर दिया। वहाँ पर इतनी कन्फ्यूजन होगी, इतना आपके दिमाग पर इतना प्रेशर हो जाएगा कि कैपिलरी चेंज कर दिया फिर भी सिस्टम नहीं चल रहा है, फिर भी कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है। फिर वहाँ पर क्या करेंगे, कंप्रेसर सही भी रहेगा तो भी आप चेंज कर देंगे। तो इस तरह से आप करिए, कैपिलरी जब भी आप चेंज करिए उसका कैपिलरी का मुंह बंद नहीं होना चाहिए ब्रेजिंग करते समय। इस तरह से कैपिलरी कैसे लगाया जाता है और ब्रेजिंग कैसे की जाती है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि कैपिलरी किस तरह से लगाई जाती है ताकि उसका मुँह ब्रेजिंग करते समय बंद ना हो और उसे आप देख पाएँ, इस तरह से देख पाएँ कि कैपिलरी हमारी खुली हुई है। पूरा कैसे करना है जाकर के वीडियो देखिए तब समझ में आएगा। तो इस तरह से अगर दोनों का प्रेशर सेम हो जाता है, टेम्परेचर सेम हो जाता है तो ये कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। हो सकता है कि मैं बोलते बोलते कुछ पॉइंट में मिस कर गया हूँ, कोई भी पॉइंट मिस कर गया हूँ तो आप बेझिझक तुरंत आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसे उसका रिप्लाई वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ ना, बिल्कुल नए टेक्नीशियन अभी सीख रहे हैं काम, जो नए फील्ड में आए हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। पुराने टेक्नीशियन का क्या है, वो तो ऑलरेडी सीखे हुए हैं, उनके पास पूरा नॉलेज है, वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो नए टेक्नीशियन के काम में क्यों आता है, कैसे आता है पता है? क्योंकि ना जो पुराने टेक्नीशियन हैं वो नए टेक्नीशियन को जल्दी सिखाते नहीं हैं। जो हेल्पर है ना, वो हेल्पर को जल्दी सिखाते नहीं हैं, इसलिए उन्हें ज़रूरत पड़ती है वीडियो देखने की, ऑनलाइन सर्च करके वीडियो देखने की, कौन सा फॉल्ट क्या है एयर कंडीशनर के बारे में, ये सब वीडियो देखते हैं, तब जा कर के नए टेक्नीशियन सीख पाते हैं काम को। और कुछ जो यूट्यूबर है ना, वो कन्फ्यूज कर देते हैं नए टेक्नीशियन को। इसलिए जो भी आप काम करिए अच्छी तरह से पहले समझ लीजिए उसे। 5 वीडियो देखिए, 10 वीडियो देखिए, 15 वीडियो देखिए, जिससे आप सर्टिफाइड हो जाएं। उनके जो सिखाए हुए ना उस पर फॉलो करिए आप, जिससे आप सर्टिफाइड हो जाएं, आपको लगे कि हाँ सही होगा, ये सही है, उसको फॉलो करके आप काम करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ उस पर काम करिए, ऐसा नहीं। जिससे आप सर्टिफाइड हैं उसको आप फॉलो करिए और जो आप सिखा रहे हैं उसको फॉलो करके उस तरह से काम करिए। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। और लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे C11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।